तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चल रही बैठक की। और इस बैठक में दरअसल मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि 3 मई तक का जो लॉकडाउन है उसके आगे की राह क्या हो, उसके आगे कैसे देश बढ़ेगा, देश में आगे का रास्ता क्या होगा। क्योंकि कोविड-19 के मरीजों की तादाद, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, केस लगातार सामने आते जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर केस बहुत ज्यादा हैं। हर राज्य की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री जान रहे हैं, उनकी समस्या के बारे में। तमाम चेहरे इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी बात भी रख रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। केसीआर आपको दिखाई दे रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। इससे पहले उद्धव ठाकरे को आपने देखा और जगन मोहन रेड्डी को आप देख रहे हैं। और ये तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। 10 बजे ये संवाद शुरू हुआ था। लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जाहिर तौर पर ये बातचीत पूरी केंद्रित है। कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही ये तीसरी बातचीत है। प्रधानमंत्री तीसरी बार बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनको लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ फैसले ले चुकी है। कुछ क्रमबद्ध तरीके से छूट मिली है, लेकिन वो छूट किस राज्य में कितनी है ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री ने इस बात की छूट अलग अलग जिलों के डीएम को दी है हालात को देखते हुए। लेकिन ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, मनोहर लाल खट्टर को भी आप देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये बातचीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अब देश कैसे आगे बढ़ेगा, अब क्या गतिविधियां होंगी। 40 दिन का लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर क्या तस्वीर सामने आएगी। लखनऊ से वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश का मैं सीधे रुख करूंगी। वीरेश, बताइए ये बातचीत तो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे देश की राह कैसे होगी, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर राह कैसे होगी, ये इस बातचीत के बाद 3 मई के बाद जो होगा वो निर्भर करेगा। आप बताइए मुख्य बिंदु क्या रखने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी। देखिए, जब पिछली बार मुख्यमंत्री को संबोधित किया था प्रधानमंत्री ने, तो सभी राज्यों को इस बात के लिए छूट दी थी कि वो क्या तय करते हैं, वहाँ के ग्राउंड जीरो क्या है, वस्तु स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, कोरोना की विभीषिका को लेकर। और आज जो सोर्सेस से हमारे पास खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यही कहना है कि वस्तु स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में 1875 के लगभग केसेस आ चुके हैं कल शाम 7 बजे। स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार में नहीं है। हालांकि रोज़ टीम 11 की बैठक होती है और कोशिश ये होती है कि नियंत्रित किया जाए। तो प्रधानमंत्री से जो मुख्यमंत्री का संवाद होना है, उसमें इस बात को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री रखने वाले हैं कि हमने अपने जिलाधिकारियों को कहा हुआ है कि किस तरह की स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, और उसके हिसाब से वो फैसला लेना है। आपने देखा कि जो होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई, उसमें कहा गया कि इसेंशियल सर्विसेज के अलावा अन्य दुकानों को भी खोल दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिलाधिकारी हैं, लखनऊ समेत, जिन्होंने इसेंशियल सर्विसेज के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी। क्योंकि एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जब कल मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरेश, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जब कल मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अति आत्मविश्वासी होने की जरूरत नहीं है, कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में कोई केस नहीं है। ये ऐसा है कि कभी भी दस्तक दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी मद्देनजर रखकर मुख्यमंत्री अपनी बात करेंगे। निश्चित रूप से जो उनके प्रदेशों की स्थिति है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स है, अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो रिपोर्ट्स जो मुख्यमंत्री तक दिए हैं, आप देख रही होंगी। जो दृश्य सामने आ रहा होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में, पूरे अपने जो आला अमला है उसके साथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। जो रोज जो पूरी कोरोना को निपटने के लिए टीम बनाई गई है, जो एक एक पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री को देती है, वो सारी टीम मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के साथ बैठी है। एक एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास है कि पूरे प्रदेश में, देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और आपने देखा होगा कि मुंबई से लेकर तमाम जगहों से मजदूर आ रहे हैं जो वहां काम कर रहे हैं, कोटा से बच्चे आए, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर होती है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इतर जो भूमिका है कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है और बहुत ही दिल्ली के नजदीक है, और तमाम तरह की बहुत सारे, आपने देखा कि जो जमातियों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 1000 से ज्यादा, 1875 में 1000 से ज्यादा तो जमाती हैं, उसी मरकज से आए, उसी निजामुद्दीन से आए। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति का आकलन मुख्यमंत्री कर ही वादा करेंगे प्रधानमंत्री से कि उन्हें क्या करना है। ठीक है वीरेश, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चर्चा करते हुए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर केजीएमयू में पहली प्लाज्मा थेरेपी हुई है। उरई के कोरोना पीड़ित हैं जिनकी ये थेरेपी हुई है, डॉक्टर को दी गई डोज। लखनऊ की महिला ने डोनेट किया था प्लाज्मा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित रह चुकी महिला ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था और 2 दिन रिस्पांस देखने के बाद अब दूसरी थेरेपी होगी। प्लाज्मा थेरेपी में दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। जी हां, प्लाज्मा थेरेपी की सफलता दिल्ली में हुई और उसके बाद उसी पद्धति को अपनाया उत्तर प्रदेश ने, और केजीएमयू अस्पताल में ये प्लाज्मा थेरेपी हुई है। 2 दिन रिस्पांस देखने के बाद अब जो दूसरी प्लाज्मा थेरेपी है वो भी होगी। आपको बता दें कि एक महिला ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। वो पहले कोरोना संक्रमित रह चुकी थी और उसके बाद जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, और फिर डॉक्टर्स ने इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जो प्रक्रिया दिल्ली ने अपनाई अब उसी की राह पर उत्तर प्रदेश भी, अब पहली थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी हुई, अब दूसरी की तैयारी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ज्योति, ये पहली प्लाज्मा थेरेपी है और यूपी की पहली है बताया जा रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली के बाद लखनऊ के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। जिस मरीज पर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है वो उरई का निवासी है मूल रूप से, और खुद एक डॉक्टर है जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आया। 57 साल उनकी उम्र है और शुक्रवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर केजीएमयू रिफ़र किया गया था। यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल रविवार को अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी दिक्कत होने लगी, और बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तब भी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे मरीज में ही किया जाता है जिसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने तत्काल उनकी प्लाज्मा थेरेपी का फैसला लिया और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल उन पर किया गया है। कल उनको पहली थेरेपी के रूप में 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया गया है, लेकिन अब 2 दिन तक इसके परिणाम देखे जाएंगे। परिणाम देखने के बाद उनको दोबारा सेकेंड राउंड, जिसे हम कह सकते हैं दूसरे चरण में, फिर से ये थेरेपी दी जाएगी। जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पर। जो इस पूरी प्लाज्मा थेरेपी में एक और खास बात हम बताना चाहेंगे कि जब कल उनको थेरेपी दी जानी थी तो केजीएमयू में 2 लोगों के प्लाज्मा पहले से मौजूद थे, जिन लोगों ने शनिवार को प्लाज्मा डोनेट किया था, लेकिन इत्तफाकन उन दोनों का ही जो ब्लड ग्रुप था वो इस पेशेंट से अलग था, जिसके बाद तत्काल उस महिला से संपर्क किया गया जो लखनऊ में सबसे पहली कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आई थी। फिर वो तत्काल आई, उन्होंने अपना प्लाज्मा दिया जो इस मरीज को चढ़ाया गया है, और सभी इंतजार कर रहे हैं इसके अच्छे रिजल्ट्स का। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शैलेश आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कनिका कपूर को नोटिस देगी सरोजनी नगर पुलिस। बेबी डॉल में सोने दी फेम कनिका कपूर, सिंगर कनिका कपूर को अब नोटिस देने की तैयारी में है सरोजनी नगर पुलिस। आपको बता दें बयान दर्ज करवाने के लिए आईओ लेकर जाएंगे नोटिस। महानगर स्थित आवास पर दिया जाएगा ये नोटिस। और कनिका कपूर ने कल सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी थी। एसजीपीजीआई से डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटीन में है कनिका कपूर। आपको बता दें कनिका कपूर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी और उन पर लगातार आरोप ये लग रहा था कि वो विदेश से आने के बाद
उन्होंने 14 दिन का होम क्वारंटीन नहीं लिया, वो आइसोलेशन में नहीं गई। अब इसकी सफाई हालांकि वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर दे रही हैं, लेकिन जरूर अब उन्हें जाकर के अपनी सफाई देनी होगी। वो क्या कहेंगी, चूंकि जब वो लखनऊ आई उसके बाद उन्होंने कई पार्टीज में शिरकत की, उसके बाद उन्हें कुछ सिम्टम्स लगे, उनका टेस्ट हुआ, कोविड पॉजिटिव आई। और तब तक आपको बता दें कि कनिका कपूर की वजह से कई सारी ऐसी हस्तियां थी जिन्हें खुद आइसोलेशन में जाना पड़ा, क्योंकि वो सभी उन पार्टीज में मौजूद थे जहां पर कनिका कपूर थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए आगरा के हालातों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश ने घेराव किया है योगी सरकार का और कहा है कि आगरा मॉडल फेल, जिला बन गया है वुहान। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और ये बाकायदा आप देख भी रहे हैं अखिलेश यादव का ट्वीट। मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। ना जांच, ना दवाई, ना अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, ना जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार जागो। और ये जाहिर तौर पर अखिलेश यादव उनका इशारा उसी वीडियो की तरफ था जब क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का हाल आपके चैनल एबीपी गंगा ने भी दिखाया था आगरा में। और देखिए आगरा में कल जिस सब इंस्पेक्टर विकास राणा पर पब्लिक ने हमला करके घायल किया था, अब उनकी दहशत से पब्लिक थर-थर कांप रही है। थाना एत्माउद्दौला इलाके में नूनीहाल चौकी में तैनात विकास राणा की दबंगई की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब विकास राणा की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बाइक सवार को जमकर लाठी से पीट रहे हैं। दरअसल ये मामला थाना एत्माउद्दौला क्षेत्र का है, जहां पर एक बाइक सवार शख्स जा रहा था। उसी दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर बाइक सवार को रोककर दरोगा ने देर दनादन लाठियां देखिए किस तरह से बरसाई। इस दौरान बाइक सवार खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा। इस वीडियो में जो दरोगा लाठियां बरसा रहे हैं वही दरोगा कल बघेल बस्ती में कुछ लोगों के हमले में घायल हुए। हालांकि युवक को लाठी से पीटता दरोगा का वायरल वीडियो 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। ये 1 हफ्ते पहले का वायरल वीडियो है और ये दरोगा विकास राणा, ये एक शख्स जो कि बाइक पर सवार होकर जाते हैं और फिर उनको रोक करके किस तरह से लाठियां भाजी जाती हैं, ये तस्वीरों में दिख रहा है। अब कुछ लोगों ने विकास राणा पर भी हमला किया। और देखिए लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार की पहल पर पंजाब में फंसे मजदूरों को लेकर 10 बसें गोरखपुर पहुंची हैं। सहजनवा में मजदूरों की थर्मल चेकिंग के बाद उन्हें उनके गांव भेजकर क्वारंटीन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और ये वही बसें हैं जो पंजाब से मजदूरों को लेकर अपने राज्य पहुंची हैं। यूपी सरकार ने ये पहल की और अलग अलग जिलों से बच्चों को, चूंकि कोटा से बच्चों को निकालने के बाद अब जो अलग अलग जगह पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की कवायद जारी है। और आपको बता दें कि 10 बसें हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 10 उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को भेजा गया था। सहजनवा में मजदूरों की थर्मल चेकिंग के बाद उन्हें उनके गांव भेजकर उनसे कहा जा रहा है कि वो आइसोलेशन में रहें, यानी कि अलग थलग रहें। चूंकि बाहर से आ रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग उन सब की बाकायदा की गई है जिन लोगों को लाया गया है पंजाब से। और जहां कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना करमवीर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। अब दुआ और दवा के जरिए अपने योद्धाओं की सलामती की दुआएं की जा रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में लगे प्रदेश पुलिस के जवान के साथ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों पर हर रोज बड़ा खतरा है, फिर भी आम लोगों की जान को बचाने के लिए ये मैदान में डटे हुए हैं। पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यही वजह है कि सीएम योगी भी इस मामले में बेहद गंभीर हैं। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यही पुलिसकर्मी लॉकडाउन के दौर में बाहर मौजूद हैं।
इनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी और आपकी सुरक्षा की। पुलिस कर्मियों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बाद सीएम योगी ने अब खुद ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट और N95 मास्क की कमी ना होने पाए। सीएम के निर्देश, मास्क और किट की ना हो कमी। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, कोरोना करमवीर या फिर कहिए हमारे आपके मसीहा, जो हमारे लिए चिलचिलाती धूप में भी डटकर खड़े हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में सब कुछ भुला बैठे हैं। सेवा के इस जज्बे को पूरा देश नमन कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात में हमारे इन कोरोना योद्धाओं का जिक्र किया कि खाकी इस संकट के दौर में देश के लिए खड़ी हुई है। इस पर इन जवानों का कोरोना संक्रमित होना माथे की सिलवटों को बढ़ाता है, देश में नई चुनौती को दिखाता है। इस बात का मतलब आप उन्नाव से भी समझ सकते हैं, जहां डीएम ने सीएमओ को क्वारंटीन करने के आदेश दिए हैं। उन्नाव में डीएम के सीएमओ को क्वारंटीन करने के आदेश। पूरे प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों को भी कोरोना वायरस के कहर से बचाना जरूरी है। कोरोना वायरस अब पुलिस कर्मियों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। यहाँ 51 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए जा चुके हैं। कौंधियारा थाने का पूरा स्टाफ क्वारंटीन किया गया है। पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किए जाने की वजह से थाने में नए इंचार्ज की तैनाती की गई है। वहीं मुंबई से लौटा ड्राइवर फिलहाल लापता है। प्रयागराज में पुलिस कर्मियों के क्वारंटीन होते ही हड़कंप मच गया है। सभी 51 पुलिस कर्मियों को पास के ही स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। मुंबई से आए कोरोना पॉजिटिव 2 भाइयों के ड्राइवर के संपर्क में आने की वजह से पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ड्राइवर अपने निजी काम से 2 दिन के लिए गया था कौंधियारा थाने में। संगम नगरी प्रयागराज में 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इन सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस का संक्रमण होने की आशंका के मद्देनजर क्वारंटीन किया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी कौंधियारा थाने के हैं। इन्हें पास के एक स्कूल में बनाए गए अस्थायी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और तब तक के लिए वहां पर नए इंचार्ज की तैनाती कर दी गई है, नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल मुंबई के रहने वाले 2 युवकों के पिता की डेथ पिछले हफ्ते प्रयागराज में हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये दोनों युवक ई पास बनवाकर प्रयागराज आए थे। बाद में जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थे। ये लोग जिस ड्राइवर के साथ प्रयागराज आए थे वो कौंधियारा थाने गया था, 2 दिन के लिए गया था। वहाँ उसने मुंशी से बातचीत की थी, दूसरे पुलिसकर्मियों से मुलाकात की थी। वो अपने पासपोर्ट के सिलसिले में कौंधियारा थाने जा रहा था। जब मुंबई से आए दोनों युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब जो चेन बनाई गई, जो पता लगाया गया कि किन किन लोगों से ये सारे लोग मिले थे, तो ड्राइवर के जरिए ये बात पता चली कि वो 2 बार कौंधियारा थाने गया था। कोरोना से लड़ाई में जो पुलिस वाले योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, अब वो संक्रमित होने लगे हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। मुरादाबाद में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दहशत फैली हुई है। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है और मुरादाबाद मंडल में अब तक 7 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। अकेले मुरादाबाद में 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत अब तक हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा पुलिस वालों को यहां क्वारंटाइन भी किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण ना हो पाए, इसके लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो चुका है और संदिग्ध कोरोना संक्रमितों को अलग कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे फ्रंट पर जो काम करते हैं वो पुलिसकर्मी होते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अब परेशानी ये हो चुकी है कि अब खुद पुलिसकर्मी भी जो हैं वो कोरोना संक्रमित होने लगे हैं और मुरादाबाद में एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा लगभग 50 पुलिसकर्मी जो हैं मुरादाबाद में ही कोरोना संदिग्ध होने की वजह से क्वारंटाइन किए गए हैं, क्योंकि जो 15 अप्रैल को घटना हुई थी उसमें जो पुलिसकर्मी थे उन सब का कोरोना टेस्ट किया जाना है, इसलिए उन सब को क्वारंटाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ख़राब मौसम में भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। देखिए सर, बात ऐसी है थोड़ा सा कि जो रोज़मर्रा के लोग हैं वो तो निकल ही रहे हैं और पुलिस की क्वारंटाइन की बात तो ये है कि जो आदमी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे तो कानूनी तौर पर जो है गिरफ्तार करना ही पड़ेगा।
परिवार में तो खैर परिवार तो हमारे बहुत दूर हैं, लेकिन हम जो लोग यहीं रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हम अपनी वर्दी बाहर से निकाल लेते हैं, अपने बैरिक से बाहर ही, और पहले नहा धोते हैं, फिर उसके बाद ही जो हम अंदर अपना बैरिक में जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर तैयार होकर फिर मैदान में आ जाते हैं। जी जी। देखिए, इस तरह की चुनौती है उन कोरोना योद्धाओं के सामने जो सबसे ज़्यादा मैदान में हैं, पुलिसकर्मी, और उनकी ज़िंदगी जो है वो भी अब खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जब अपराधी अपराध करते हैं तो उनको पकड़ना भी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की, कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। और देखिए कितने मुश्किल हालात में ये कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स को एबीपी गंगा का सलाम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर भाजपा विधायक ने विधायक निधि वापस मांगी है। विधायक श्याम प्रकाश हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि वापस मांगी है। और देखिए, विधायक निधि वापस क्यों मांगी, विधायक निधि वापस क्यों मांगी, बाकायदा उसके लिए उन्होंने जवाब भी दिया है। श्याम प्रकाश ने 25 लाख रुपए सैनिटाइजर मास्क के लिए दिए थे। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खबरों के चलते ये फैसला विधायक की तरफ से किया गया। इन विधायक का नाम श्याम प्रकाश है, जिन्होंने अपनी विधायक निधि को वापस मांगा है और कहा है कि जो 25 लाख रुपए उन्होंने मदद के तौर पर दिए हैं विधायक निधि से, वो पैसा उनको वापस दिया जाए। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें उजागर हुई थी, और उसी के बाद अब वो अपनी विधायक निधि वापस मांग रहे हैं। और यह खत दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, श्याम प्रकाश लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने लेटर हेड पर यह खत लिखा है प्रशासन को, और अपने पैसे विधायक निधि के वापस मांगे हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम होती हैं, और ये एक बार पैसे देने के बाद कोई वापस मांगे, ये कह करके देखिए कि आपके विभाग में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस दिए जाएं। प्रशासन को बाकायदा उन्होंने खत लिख दिया है। जो पैसा उन्होंने दिया है मदद के तौर पर अपनी विधायक निधि से, वो पैसा उन्हें वापस चाहिए। और ये जो पैसे उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, बता दें आपको, ये पैसे उन्होंने सैनिटाइजर्स के लिए, मास्क के लिए दिए थे। और जब ये खबर आई कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, हो सकता है उनको लगा हो पता कि इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। विधायक श्याम प्रकाश खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, इस तरह की खबरें बहुत कम आती हैं। ये पैसा जो आपने दिया विधायक निधि का 25 लाख रुपए, आपसे ही जानना चाहेंगे, अब आप वापस क्यों मांग रहे हैं? देखिए, वो जनता का पैसा है, ठीक, और हम चाहते हैं कि वो जनता के हितों में खर्च हो। कोरोना महामारी के लिए संबंधित उपकरण सामग्री क्रय करने के लिए वो पैसा दिया गया था। मेरे संज्ञान में आया कि अभी तक उसमें कोई क्रय नहीं किया गया है, कोई सामग्री कहीं वितरित नहीं की गई है। ठीक, हेलो जी जी सुन रहे हैं, कहिए। और इसी बीच में हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में तमाम सामग्री क्रय करने में भ्रष्टाचार का कई बातें उजागर हुई हैं। अच्छा, किस तरह की बातें उजागर हुई हैं? ये पेपर में कल छपा था, कुछ सामग्री क्रय की गई थी, जिसमें डीएम ने कोई जांच कमेटी बिठाई थी जी। उस जांच कमेटी ने भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध किए हैं। अच्छा, कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है? जी 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 जी। और जो आपने पैसा तो दिया था, उस न्यूज के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, तो मेरे द्वारा जो जनता का पैसा विधायक निधि का स्वास्थ्य विभाग में दिया गया है, उसमें भी भ्रष्टाचार संभव है। अच्छा, ठीक है। आपको लग रहा है कि जो पैसे दिए हैं, जिस चीज के लिए दिए हैं, जिस पर्पस के लिए दिए हैं, वो पर्पस पूरा नहीं होगा, वो चीजें, सैनिटाइजर, मास्क जनता तक, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। सर ये बताइए, अब जो खत आपने लिखा है प्रशासन को, उस पर कोई जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक हफ्ते पहले भी कहा था कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है, कितनी परचेजिंग हुई है, कहाँ वितरण हुआ है, मुझे जानकारी दी जाए। तो उस पैसे के लिए मैं जनता के प्रति जिम्मेदार हूँ, जनता मुझसे जवाब मांगती है। तो आपने ये जवाब स्वास्थ्य विभाग से पूछा था? हाँ, मैंने सीडीओ के माध्यम से पूछा था जी। तो कभी मुझे कोई आंसर नहीं आया, इसलिए कल मैंने दूसरा पत्र लिखा। यदि वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है हाँ, तो और मेरा पैसा वापस कर दिया तो अगर जाए। आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आप आगे क्या करेंगे? आप मैं पैसा वापसी की कार्रवाई करूंगा, उसको जनता हित के दूसरे कामों में खर्च करूंगा, जहाँ भी आवश्यक होगा, जो जनता की आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है पैसा वापस क्योंकि मिल वो जाएगा? जनता का पैसा है, जनता के हित में खर्च करना है,
न वो कोई दान का पैसा है, न मेरे बाप का पैसा है। सर, ये बहुत बड़ा जनता आरोप का आप पैसा है, लगा रहे हैं जनता वहाँ के स्वास्थ्य विभाग पर कि जो पैसा मैंने दिया वो जनता के लिए खर्च नहीं होगा, बल्कि उसका इस्तेमाल कई और चीजों में किया जाएगा। आपको कोई भरोसा नहीं है? आप ही की तो सरकार वहाँ पर है, योगी राज है वहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में आपको अपनी ही मैं सरकार तक बात करने की नहीं, मैं हरदोई स्वास्थ्य विभाग में जो सामग्री तो क्या आप उनकी शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से? जरूरत पड़ी तो उनकी शिकायत करेंगे, बिल्कुल शिकायत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रावस्ती पहुंचे हरियाणा से 468 लोग, सभी को अलग अलग स्कूलों में किया गया है क्वारंटीन। सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। श्रावस्ती पहुंचे हैं हरियाणा से 468 लोग और जिन लोगों को लाया गया है यहाँ पर, उन लोगों को अलग अलग स्कूलों में क्वारंटीन किया गया है, अलग थलग किया गया है। और अब 14 दिन के लिए ये जो 468 लोगों को लाया गया है ये अलग ही रहेंगे। और इसी के साथ सुबह 11 बजे के बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का दौर जारी रहेगा। देखिए, पिछले 1.5 घंटे से यानी कि सुबह 10 बजे से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा जारी है। मोदी एक एक करके सभी राज्यों के साथ, सभी राज्यों के सीएम के साथ बातचीत कर रहे हैं कि अब आगे की राह क्या हो, वो क्या चाहते हैं। राज्य में कोरोना को लेकर हालात वो जान रहे हैं। इस मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर धीरे धीरे करके उसमें कुछ छूट दी जाएगी। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम की अभी चर्चा हुई है, जिसमें योगी ने राज्य के हालात पर प्रधानमंत्री को अपडेट दिया है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में सीएम योगी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा भी मौजूद है। यानी कि अपनी पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। वैसे आपको बता दें कि यूपी के 15 जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं। ऐसे में हो सकता है कि 3 मई के बाद इन जिलों में सख्ती जारी रहे। लेकिन अभी की मीटिंग के बाद योगी कोरोना को लेकर गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और देखिए अब आगे की राह क्या होगी, इस पर प्रधानमंत्री जो है वो इस बैठक के बाद तय करेंगे। चूंकि पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जब वो सामने आए और घोषणा की कि देखिए लॉकडाउन पहले 21 दिन का, फिर 15 दिन का, अब ये लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा या फिर उन इलाकों को छूट दी जाएगी जहां पर अभी कोरोना के केसेस नहीं हैं या फिर जो ग्रीन जोन के हैं या केसेस बहुत कम हैं। जैसा कि आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर कुछ छूट केंद्र की तरफ से दी भी गई, लेकिन ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो जो छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी छोटी छोटी दुकानें खोलने की, ये राज्यों पर निर्भर किया कि वो छूट आगे जारी रखेंगे या फिर नहीं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं, वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि ये बैठक जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। देखिए ये जो बैठक है ये दरअसल आगे की राह क्या होगी, इस बैठक के बाद ये तय होगा। क्या लगता है अविनाश, किन किन मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा होगी? देखिए ज्योति, जो सबसे मुख्य बिंदु पे आज चर्चा हो रही है ये है कि लॉकडाउन 3 मई से आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। अभी जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इसके अलावा जो तमाम सारे लोग हैं, जो मैं सूत्रों से जानकारी मिली यही कहा गया कि रेड जोन और इसके अलावा जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 3 तारीख से आगे ले जाया जाए। जो ग्रीन जोन है और इसके अलावा जो ऑरेंज जोन है, ऑरेंज जोन यानी कि जहाँ पे कुछ ही केस आए हैं, कम केस आए हैं, वहाँ पे कुछ ढील दी जा सकती है। और ग्रीन जोन में पूरी तरीके से जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे ढील दी जा सकती है। यानी कि ग्रीन जोन के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर आदमी अपना काम कर सकता है, उन जिलों के अंदर जो उद्योग
है वो चल सकते हैं, लेकिन बाहर से आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। वहीं हॉट स्पॉट एरिया जो है, जो रेड जोन है, उसमें किसी तरीके से कोई ढील न दी जाए। ये खुद ICMR ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने भी ये कहा है। दूसरी ओर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, खासतौर से जो कल एक स्टडी निकल के आई है विदेश की तरफ से, उसमें यह है कि 22 मई तक भारत में कोरोना एकदम फ्लैट हो जाएगा, यानी कि जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और फ्लैट हो जाएगा, 97% केसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया। तो इसी अनुमान को सरकार के पास भी ये रिपोर्ट है, सरकार भी उस पर बातचीत कर रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन आगे बढ़े। भले ही कुछ राज्यों में केसेस अब लगभग बहुत कम आ रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं कि एहतियात के तौर पर अभी लॉकडाउन कुछ दिन तक आगे रहे। तो फिलहाल इन सभी बातों पर मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि 3 मई से लॉकडाउन आगे जाएगा, लेकिन आगे किन किन एरियो में जाएगा, क्या सभी एरियो में जाएगा या फिर जो हॉट स्पॉट और रेड जोन है वहाँ पे जाएगा, ये अभी प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद तय हो जाएगा। ठीक है अविनाश, आपने ज़्यादातर बिंदुओं को इस चर्चा में शामिल कर दिया। वीरेश पांडे का रुख करूंगी जो कि लखनऊ में मौजूद है। वीरेश, आप बताइए, आज मुख्यमंत्री योगी ने जब प्रधानमंत्री से बात की होगी तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, जो सरकारी सोर्सेज से खबर आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से मंथन कल से चल रही है सरकार में कि जो 20 ऐसे मतलब महत्वपूर्ण ज़िले, 18 ज़िले तो ऐसे हैं जहां 20 या 20 से ज़्यादा मरीज़ हैं, लेकिन जो 20 ऐसे ज़िले सरकार ने चिन्हित और किए हैं जहां पर लॉकडाउन को हटाने पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति वहां बेहतर नहीं है। हॉटस्पॉट के जो इलाके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो ज़िला प्रशासन है वो जो जानकारी मुख्यमंत्री तक दे रहा है वो कोई शुभ संकेत नहीं है। वहाँ के बहुत सारे ऐसे जो ज़िले हैं वहाँ संख्या बढ़ रही है। नियंत्रण करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, लेकिन स्थिति वहाँ बेहतर नहीं है। तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन ज़िलों को छूना नहीं है। लेकिन एक विचार और सरकार के अंदर हो रहा है कि ये लॉकडाउन कब तक, इसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो उन जिलों को जो कोरोना मुक्त हैं या जहां कोरोना की संख्या बेहद कम है, उन जिलों को अगर सील कर दिया जाए, वहां किसी के आने जाने की मनाही कर दिया जाए, तो वहां एसेंशियल सर्विसेज के अलावा अन्य सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर सकती है सरकार। और इस तरह की जो विचारधारा थी, जो मंथन चल रहा है सरकार के अंदर, टीम 11 की बैठक के सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अभी ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है कि कहीं अगर केस नहीं है तो हम आराम से बैठ जाएं कि वो केस कोरोना के वहां पर नहीं आएंगे। ये भी एक मुख्य बिंदु रहेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब कल उन्होंने मन की बात में ये बात कही थी, तो आगे जब वो निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने इशारा दिया है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, ऐसे कदम उठाए हैं जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं उठाए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बताएं कि क्या उन कदमों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं जितना भी समझ रही हूँ कि इस समय जो मुश्किल की घड़ी है उस पर प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो एक जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी बनती है और इसके लिए दिन रात काम भी किया जा रहा है। सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, जो जनहित में लोग हैं वो भी सब पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को प्रॉपर। आज देखिए जिस तरह से डॉक्टर को परेशानियां हो रही हैं, डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि जितना भी आप करें फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रह जा रही हैं और ये इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसको संभालना आसान काम नहीं है। पर हम सबको मिलकर एक साथ इस मुसीबत का सामना करना है और इन सारी समस्याओं को लड़ने में एकजुट होकर काम करना है। ये सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम में। खुलकर जो आप कह रही हैं, जिनका जिक्र आप कर रही हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिक्कत आ रही है, वो अस्पताल ऐसे नहीं जा सकते हैं, कई तो बिल्कुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड-19 के लिए पेशेंट्स के लिए ही होंगे। तो मैं चाहती हूँ बहुत खुलकर जो एक एक बात आप कह रही हैं या कमियां गिनवा रही हैं वो कहें, ताकि आपकी बात एबीपी गंगा के जरिए सरकार तक पहुंचे।
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने खुद ही हाईलाइट किया अभी एक इशू जो मैं इससे पहले देख रही थी इस चैनल पे, कि पीपी किट्स जो हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी, डॉक्टर्स को परेशानी आ रही है, जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको परेशानी आ रही है। अगर हमारे कोरोना वॉरियर ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो फिर इस तरह से तो डर पैदा हो जाएगा लोगों में। तो उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, ताकि एक गुणवत्ता जो होनी चाहिए, जो पीपी किट में होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ सेविंग किट है जो डॉक्टर्स के लिए है। तो मैं समझती हूँ कि ये किट पूरी तरह से जो है गुणवत्ता में उत्तम होनी चाहिए, ताकि इसमें किसी तरह की कोई रियायत ना हो, कि डॉक्टरों की ज़िंदगी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अगर डॉक्टर भी हमारी इस भीड़ में, अगर इस महामारी में साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। तो इसलिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए और इस गुणवत्ता जो पीपी किट है उसकी गुणवत्ता की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आप कह रही हैं, जैसे कि कहा कि राशन कार्ड नहीं है, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। जो आप कह रही हैं, मैं आपके सवाल का जवाब वीरेश पांडे से लूंगी, जो कि हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ भी हैं। वीरेश अभी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या स्थिति है पीपीई किट्स की। वीरेश, आप बताइए कि अलग अलग जगहों से पीपीई किट्स पे लूपहोल की खबरें लगातार आ रही थी, तो आप ये बताइए कि मौजूदा स्थिति क्या है और अब तक इस बाबत क्या आदेश जारी हुए हैं? देखिए, आदेश तो इस बाबत जारी हुए हैं कि एसटीएफ जांच करेगी कि कैसे वो खबर लीक हुई। एसटीएफ बैठा दी गई है कल देर रात में कि खबर लीक कैसे हुई पीपीई किट को लेकर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा, उनकी बात को भी तार्किकता से समझने की ज़रूरत है। और जब हम अगर किसी को निशाना बना रहे हैं या किसी पर सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी बात को भी रखना चाहिए। जब सरकार ने कहा कि हम कोरोना की विभीषिका को लेकर तैयार नहीं थे, ये अचानक आई हुई बीमारी थी, जो हमने पीपीई किट बनाए थे, जो मानक थे, वो दूसरी बीमारियों के लिए बनाए थे कि इस तरह की बीमारियां हैं जो पहले से भारतवर्ष में आती रही हैं, उसके लिए हम उस मानक के पीपीई किट हम तैयार करके रखे हुए थे। जब अचानक ये बीमारी आई तो हमने सबसे पहले, हमारी ज़रूरत थी कि पीपीई किट जो हमारे पास है उसको वहाँ पहुँचाएं, तो हमने उनको वहाँ तक पहुँचाया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी एबीपी गंगा से यही कहा कि हमने उस समय, हमारी ज़रूरत थी कि पीपीई किट कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि ये एक बड़ा घोटाला था जो हुआ, इस घोटाले को सरकार पहचान नहीं पाई। देखिए, अगर घोटाले की बात है तो विपक्ष का काम है, विपक्ष आरोप लगाएगा, सरकार इसकी जांच करेगी। लेकिन जो तार्किकता से बात स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था उसमें यह था कि हमने पीपीई किट को पहुंचा दिया। अब जब कोरोना की बात आई, कोरोना की विभीषिका सामने आई इस स्तर पर, तो हमने नए पीपीई किट जो इस मानक के हो सकते हैं उसका ऑर्डर किया और वो अब पहुंच रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं, मानक के अनुसार पहुंच रहे हैं। चूंकि उस समय पहले से रखे हुए पीपीई किट जो थे उनको हमने सप्लाई किया, वो लोगों तक पहुंचाया, हॉस्पिटल्स में पहुंचाया, तो वो मानक के अनुरूप थे या नहीं थे ये सवाल है, इसकी जांच हो रही है। और लेकिन सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि ये खबर लीक कैसे हुई, इसके खिलाफ एसटीएफ बैठा दी गई है। ठीक है, खबर कैसे बाहर आ गई और इसके खिलाफ एसटीएफ बिठा दी गई है, लेकिन ये दिक्कतें क्यों आई पीपीई किट में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, मुझे ये बताइए कि आप चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे अलग अलग सोर्सेज से आपके पास भी खबरें आती होंगी, जो राज्य में गरीबों की हालत है उसके बारे में क्या स्टेटस है, जो आप तक खबरें पहुँच रही हैं? क्या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना मिलना चाहिए, क्या वो सुविधा उन तक पहुँच पा रही है अलग अलग ज़िलों में? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, पर फिर भी सरकार के द्वारा जितनी भी मदद की जा रही है वो लोगों तक पहुँच रही है। पर उसमें भी कुछ लूपहोल्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज की डेट में राशन कार्ड नहीं है। तो सरकार को तुरंत से तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए और उनको भी राशन प्रोवाइड करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने के लिए एक बहुत ही लिमिटेड साधन होता है, उनके पास खाने के लिए कोई स्टोरेज नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें उनके लिए सोचना है, उनकी मदद करनी है, सरकार को भी करनी है। और मैं देख रही हूँ जिस तरह से काफ़ी सोशल वर्कर जो एक्टिव हैं वो भी कर रहे हैं, पर
उनके पास भी एक लिमिटेड सोर्सेज हैं। अब कम्युनिटी जो किचन्स हैं उनकी बात की जाए, या जो सोशल वर्कर हैं जो अपने तरह से काम कर रहे हैं, वो भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो सरकार को उसकी भी मदद करनी चाहिए और कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जहाँ पर जो बहुत ही गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर खाने का इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि आप कुछ भी करें, जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। अगर आप कह रहे हैं कि हम 15 लाख मजदूर वापस लाएंगे तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। आप उनको क्वारंटाइन करने के कहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर आगरा में आप एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखा जाए कि क्वारंटाइन सेंटर में पानी के लिए मारामारी है और खाने के लिए जो है लूट मची हुई है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल वो खबर जिसका जिक्र प्रियंका आप कर रही हैं वो एबीपी गंगा ने दिखाई थी और उसका असर भी हुआ है और उस पर बाकायदा जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए आपका। दिल्ली से विनाश आपका भी बहुत शुक्रिया। वीरेश लखनऊ से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना ख्याल आप जरूर रखिए, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर जौनपुर से भी आ रही है जहां पर एम्बुलेंस में 6 युवक दिल्ली से गांव पहुंचे हैं। एक युवक को खांसी और बुखार की शिकायत बताई जा रही है। युवकों के गांव पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये आ रही है कि एक एम्बुलेंस से ये 6 युवक दिल्ली से गांव पहुंचे हैं और हालांकि जो सबसे बुरी खबर है उस युवकों में से एक युवक तो ऐसा है जिसको खांसी और बुखार की शिकायत है। अब जब ये युवक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई कि आखिर कहीं कोई कोरोना लेकर तो नहीं आया। अब स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। जौनपुर के इस गांव पहुंचकर अब जो पीड़ित है जिसे बुखार था, खांसी की शिकायत थी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां बाकायदा अब उनका इलाज होगा, उनका टेस्ट भी होगा। तो जौनपुर से इस वक्त ये खबर आ रही है और इस बाबत जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आगरा से आ रही है जहां पर कोरोना की चपेट में एक पत्रकार आए हैं। प्रिंट मीडिया के एक पत्रकार की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। भतीजे के संपर्क में आने के बाद इन पत्रकार की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बताया यही जा रहा है कि उनको संक्रमण अपने भतीजे से हुआ है। जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं ये जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका टेस्ट हुआ था। कोरोना की चपेट में आगरा के एक पत्रकार आए हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है और जानकारी ये भी आ रही है कि जो कोरोना का संक्रमण है ये उन्हें अपने भतीजे से हुआ है और ये पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं ये जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 300 के पार, 350 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति कहीं खराब है तो वो ताज नगरी आगरा की ही है। और अब आगरा से खबर ये आ रही है कि एक पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नितिन उपाध्याय एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन बताएं पूरी खबर। देखिए, आगरा के एक प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट को कोरोना हुआ है, उसकी पुष्टि हुई है। और दरअसल जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक वो इटावा में अपने जो उनका भतीजे को संक्रमण फैला था उसके संपर्क में वो आए थे और उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ऐसे में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन आगरा में ये जिस तरह से लगातार अब जो दस्तक दे रहा है कोरोना, एक बड़ा फिगर बना हुआ और ऐसे में कवरेज कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिना फील्ड में उतरे बिना खबरें ला पाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में जो एक पत्रकार भी एसेंशियल सर्विस में आते हैं और उनको कोरोना होना कहीं ना कहीं एक पत्रकारों के मन में भी भय पैदा कर रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर नितिन, जब भी आपसे बात होती है मैं आपको जरूर कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। खबरें हमारे तक पहुंच जाएंगी, चूंकि आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण आप हैं, तो अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक और खबर मेरठ से है। मेरठ में बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। शहर के कचहरी पुल के पास की तस्वीरें जो आ रही हैं वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए जरा
ये मेरठ की तस्वीरें हैं, शहर के कचहरी पुल के पास की तस्वीरें। यहाँ लोग बिना किसी रोक टोक के, देखिए बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर देखे जा रहे हैं। दुकानों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की अपील, ये सब नाकाफी साबित हो रहा है। प्रशासन की अपील का असर इन लोगों पर नहीं है। देखिए कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, साथ में खड़े होकर आराम से बतियाते हुए, और देखिए इन लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ, कितने इत्मीनान से खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। यह हालात तब हैं जब नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही जिले की कमान संभाल चुके हैं। बावजूद इसके हालातों में कोई बदलाव देखने को मेरठ में नहीं मिल रहा है। आपको लगातार मेरठ की तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। एबीपी गंगा आज मेरठ के कचहरी पुल के पास पहुँचा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। दुकानों पे आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। 1 फीट की भी जगह नहीं छोड़ रखी उन्होंने एक दूसरे के बगल खड़े होने में। तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका अनुपालन करने के लिए प्रशासन, सरकार, WHO लगातार गुजारिश कर रही है लोगों से, लेकिन मेरठ में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। यही वजह है कि इन तस्वीरों को देख करके मुख्यमंत्री ने खुद चिंता जताई और यहाँ पर सीनियर IAS अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा, ताकि ये तस्वीरें बाहर आना बंद हो और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का 100% पालन हो। लेकिन नोडल अधिकारी के 2 दिन आ जाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि मेरठ में ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और एक के बाद एक जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां खुलेआम उड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की बार बार गुजारिश के बावजूद भी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो प्रशासन है वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और मेरठ के बाद अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जालसाजों की बांध कर की गई पिटाई। पेट्रोल पंप पर दूसरे के कार्ड से स्वैप किए थे रुपए और फर्जी तरीके से जालसाजों ने निकाले थे 25,000 रुपए। दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचने पर कर्मचारियों ने बंधक बना लिया और देखिए फिर कैसे पिटाई की गई। फर्जी तरीके से जालसाजों ने निकाले थे 25,000 रुपए। फिरोजाबाद की ये घटना है और देखिए पेड़ से बांधकर बकायदा ये पिटाई की जा रही है। दरअसल ये जो जालसाज पहुंचे थे ये किसी दूसरे का कार्ड लेकर पहुंचे थे और दूसरे का कार्ड लेकर बकायदा उस कार्ड को स्वैप किया गया और फर्जी तरीके से जालसाजों ने निकाले 25,000 रुपए। जब ये दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचे तो तब तक इनकी पोल खुल चुकी थी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने देखिए इनको बंधक बनाकर खुद ही पिटाई करनी शुरू कर दी। होना तो ये चाहिए था कि आप पुलिस को बुलाते और इनको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन पहले खुद हाथ साफ किया। फिरोजाबाद की ये घटना है, किसी दूसरे का कार्ड लेकर स्वैप किया इन लोगों ने। पहले 25,000 रुपए निकाले और उसके बाद पेट्रोल पंप पहुंचे तो पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों ने इन्हें पहचान लिया और पकड़कर कुछ यूं पीटा। देखिए लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में तमाम लोग अपने घर परिवार से दूर दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पहुंचने की चाहत में तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। प्रयागराज के प्रेममूर्ति पांडे ने मुंबई से अपने परिवार के बीच वापस आने के लिए मुंबई के पिंपल गांव सब्जी मंडी से प्याज का व्यापारी बनकर 2,32,000 रुपए की एक ट्रक प्याज खरीदी और 77,000 रुपए में ट्रक भाड़े पर लेकर प्रयागराज आ गए। हफ्ते भर के जतन के बाद वो परिवार के बीच पहुंच तो गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाकर भेज दिया क्वारंटीन सेंटर।
इतना ही नहीं, उन पर एफआईआर दर्ज होने का खतरा भी अब मंडरा रहा है। तो घर पहुंचने के अलग अलग तरीके। मुंबई से वापस अपने परिवार इलाहाबाद आने के लिए पहले तरबूज खरीदे, उसके बाद तकरीबन 2.5 लाख रुपए की प्याज खरीदी, 70,000 रुपए में एक ट्रक बुक किया और व्यापारी बनकर वो अपने घर पर आ गए, अपने परिवार के बीच रहने लगे। हालांकि उनका ये दावा था कि वो क्वारंटीन है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को जब इसकी खबर हुई, हालांकि पुलिस को इन्होंने पहले जानकारी दे दी थी, इनका मेडिकल चेकअप किया गया था, इनको होम क्वारंटीन करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज जब ये मामला तूल पकड़ा, लोगों की जानकारी में आया, तो अब इनको एक सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रेफर कर दिया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो इन्होंने जो तरीका अपनाया वो गलत था। अब इस मामले में प्रेम मूर्ति पांडे और उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और प्रयागराज के बाद अगली खबर खटीमा से है, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्रियों में छापेमारी। पुलिस ने नष्ट की है अवैध शराब की भट्टियां। अवैध शराब की फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई और बताया ये जा रहा है कि हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया, लहन भी किया गया नष्ट। पुलिस ने शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। लॉकडाउन के बावजूद भी अवैध शराब फैक्ट्रियां धड़ल्ले से यहां पर चल रही थी और पुलिस वहां पहुंची, आनंद फानन में छापेमारी। और देखिए किस तरह से ये जो अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी, उन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया पुलिस ने। और लॉकडाउन के बावजूद ये लोग शराब की भट्टियों पर काम कर रहे थे। धीरेन्द्र एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र बताइए क्या हुआ खटीमा में? बताना चाहूंगा क्योंकि जो लॉकडाउन का मौका चल रहा है, लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा शराब की दुकानों को नहीं खोलने की अनुमति है, जिसके चलते क्या कहते हैं कि कच्ची शराब की डिमांड काफी बढ़ गई थी और नानकमता और उससे सटे हुए जंगल के किनारे गांव में लोगों द्वारा शराब बनाने की काफी समय से नानकमता पुलिस को सूचना आ रही थी, जिस पर पुलिस ने आज सवेरे कार्रवाई करते हुए 6 भट्टियों को तोड़ा है। साथ ही 130 लीटर कच्ची शराब बरामद होने के साथ ही हजारों लीटर लहन जो शराब बनाने में उपयोग होता है उसे भी नष्ट किया है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि उनकी यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और लॉकडाउन के दौरान कच्ची शराब की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इस बीच लखनऊ से एक अच्छी खबर और राहत की खबर आ रही है। कोरोना पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी के बाद सुधार दिखा है। आज शाम ही दिया जा सकता है थेरेपी का दूसरा डोज। केजीएमयू कुलपति ने सभी डॉक्टर्स को बधाई दी है। केजीएमयू में ये प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश वो दूसरा राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया और एक पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी का डोज दिया गया और अब उस पेशेंट में सुधार है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बुलेटिन में अभी इतना ही।